नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे जो आने वाले समय में न केवल देश का राजनीतिक भविष्य तय करेगा बल्कि सामाजिक व्यवस्था में एक बड़े बदलाव को भी सुनिश्चित करेगा। अगले कई दशकों तक देश की राजनीति इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। कुछ जातियों को डर है कि उनका सामाजिक और राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, तो कुछ को लगता है कि अब उनका सामाजिक और राजनीतिक रसूख बढ़ेगा। मुद्दा है जातिगत जनगणना और आबादी के अनुपात में आरक्षण को बढ़ाने की मांग। आज देश दो धड़ों में बंट चुका है। पहला धड़ा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जैसी सवर्ण जातियां जो जातिगत जनगणना का विरोध कर रही हैं। दूसरा धड़ा ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग जिनका कहना है हमें हमारी आबादी के अनुपात में हमारा हक चाहिए। सवर्णों के डर का सबसे बड़ा कारण है ओबीसी, एससी और एसटी की बढ़ती हुई आबादी। बिहार और तेलंगाना की हालिया जातिगत जनगणना को देखें तो इन वर्गों की आबादी वहां की कुल आबादी का 80 से 90% तक है। ऐसे में अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे आंकड़े सामने आते हैं तो जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर आरक्षण को बढ़ाने की मांग तेज हो जाएगी। सवर्णों को डर है कि इसके बाद जाति आधारित नए नए राजनीतिक दल सामने आएंगे। राष्ट्रवाद की जगह जातिगत राजनीति हावी हो जाएगी। पहले राजनीतिक, फिर सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्हें पीछे धकेला जाएगा। समाज में नए नए जातीय संघर्ष देखने को मिलेंगे जिनमें सवर्णों को टारगेट किया जाएगा। ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग का कहना है जिन्होंने हजारों साल पहले समाज को जातियों में बांटा, आज वही लोग जाति पूछे जाने से डरे हुए हैं। पहले उन्होंने समाज को 4 वर्णों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब शूद्रों की संख्या बढ़ने लगी तो उन्हें और कमजोर करने के लिए उन्हें सैकड़ों जातियों में बांट दिया गया ताकि ये कभी एकजुट ना हो सके। ऐसा विभाजन किसी दूसरे वर्ण में देखने को नहीं मिलता। इस वर्ग का कहना है कि हमें मिलने वाला आरक्षण आबादी के अनुपात में बहुत कम है, इसीलिए हम आज भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। आज देश की 10% आबादी के पास 90% संसाधन है। ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग का कहना है जब जातिगत आंकड़े सामने आएंगे तो हमें हमारी हिस्सेदारी भी मिलेगी और वो आरक्षण भावनाओं पर नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित होगा। जातिगत भेदभाव कम होगा, समाज ज़्यादा बराबरी वाला बनेगा, नीतियाँ ज़्यादा प्रभावी होंगी, हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के उचित मौके मिलेंगे। राजनीतिक दल जानते हैं जातिगत जनगणना और आरक्षण साथ साथ चलते हैं। अगर जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होते हैं तो जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की मांग तेज होगी और कोई भी सरकार इतनी बड़ी आबादी को नाराज करने का राजनीतिक नुकसान नहीं उठा सकती। इसीलिए आज़ादी के बाद एक बार भी सरकार ने जातिगत आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए और 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाने में भी सरकार के लिए कोई बड़ी संवैधानिक अड़चन नहीं है। इसीलिए अगर आंकड़े सामने आए तो आरक्षण को बढ़ाना सरकार की मजबूरी बन जाएगा। अगर आप इतिहास उठा के देखें तो हजारों साल तक एक जाति विशेष ने समाज पर राज किया है और आज़ादी के बाद भी सत्ता और संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनके ही पास रहा है। वर्तमान केंद्र सरकार में 322 सचिव और संयुक्त सचिवों में सिर्फ 5% एससी, 4% एसटी, 12% ओबीसी और 79% सवर्ण हैं। देश के हाई कोर्ट में 661 जज हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 3% एससी, 2% एसटी, 12% ओबीसी और 83% सवर्ण हैं। देश की 77% संपत्ति सिर्फ 10% लोगों के पास है और ये ज्यादातर सवर्ण है। इस पर जातिवादी मानसिकता के लोग तर्क देते हैं जब 75 सालों से आरक्षण मिल रहा है तो अब तक इस वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव क्यों नहीं आया। इसका मतलब
जातिगत आरक्षण फेल साबित हुआ। इन लोगों का कहना है कि अब आरक्षण को जाति के बजाय आर्थिक आधार पर लागू किया जाना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। जहां तक मेरी सोच है, मैं जातिगत आरक्षण के पक्ष में हूं। रही बात जातिगत आरक्षण से होने वाले बदलाव की, तो जिस सामाजिक व्यवस्था में एक जाति विशेष ने अपने आप को भगवान के बाद सबसे ऊंचा और कुछ जातियों को अछूत का दर्जा दिया हो, उस देश में अगर आज एक दलित राष्ट्रपति बन सकता है, एक ओबीसी प्रधानमंत्री बन सकता है, ये सामाजिक बदलाव आरक्षण की ही देन है। लेकिन जमीनी स्तर पर हमें इस प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिलता। ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण तो है, लेकिन उसका पूरा लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी के 788 पद, एसटी के 472 पद, ओबीसी के 1521 पद खाली पड़े हैं। तो सवाल है कि जब आरक्षण का लाभ ही उन्हें नहीं मिलेगा, तो हम कैसे सामाजिक बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? आरक्षण गरीबी मिटाने के लिए या फिर आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए नहीं है। आरक्षण की मूल भावना है जातिगत भेदभाव और उसके नाम पर हो रहे अत्याचार को खत्म करना। गरीबी, दो सगे भाइयों की भी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती। आर्थिक असमानता को सामाजिक भेदभाव और अत्याचार का कारण नहीं माना जाता, लेकिन जातिगत भेदभाव समाज में अपमान और अत्याचार का सबसे बड़ा कारण है। ये दर्द दलित और पिछड़े वर्गों ने हजारों सालों से झेला है और आज भी झेल रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जब सारे सरकारी संस्थान निजी हाथों में चले जाएंगे तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन वे भूल रहे हैं कि आप चाहकर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म नहीं कर सकते। आने वाले समय में जब इस वर्ग की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ेगी, तो आरक्षण की मांग प्राइवेट सेक्टर सहित उन संस्थानों तक भी पहुंचेगी जहां आज आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। आज 21वीं सदी में भी एक दलित को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है। सार्वजनिक नल से पानी भरने नहीं दिया जाता। मंदिरों में पुजारी बनना तो बहुत बड़ी बात है, उन्हें मंदिरों में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता। छोटे बड़े जातिगत भेदभाव आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, बस देखने की सही नीयत होनी चाहिए। क्या ऐसे भेदभाव के साथ हमारा समाज और हमारा देश सही मायने में आगे बढ़ पाएगा? जब एक दलित भले ही आरक्षण की मदद से किसी बड़े ओहदे पर पहुंचता है, तब एक सवर्ण को उसका सम्मान करना पड़ता है, जिससे समाज में एक बराबरी का संदेश जाता है। यही है आरक्षण की मूल भावना, जातिगत भेदभाव और अत्याचार को खत्म करना। आपको आरक्षण खत्म करना है तो पहले आप जाति को खत्म कीजिए। आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब आप वोट देते वक्त आप उम्मीदवार की जाति नहीं पूछेंगे। अपने बच्चों की शादी करते वक्त आप सामने वाले की जाति नहीं पूछेंगे। किसी भी काम को एक जाति विशेष से जोड़ना बंद कर देंगे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है, जाति समाज को बांटने वाली दीवार है, इसे तोड़ना हम सब का कर्तव्य है। उन्होंने पूरी जिंदगी जातिगत भेदभाव और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हम उनकी इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो कम से कम उनका संदेश दूसरों तक तो पहुंचा ही सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जातिवादी सोच को कमजोर कर एक बेहतर समाज बनाया जा सके। अगर आप मेरे काम को आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो मेरा यूपीआई नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो लोग आर्थिक मदद नहीं कर सकते, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए। इससे मुझे और मेरे काम को बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ। जय हिंद।